गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वोल्टेज फिल्टर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेने वाले हैं वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है। पावर सप्लाई हम लोग पढ़ रहे थे। पावर सप्लाई में हम लोगों ने देखा था ट्रांसफॉर्मर रहता है, उसके बाद रेक्टिफायर रहता है, फिर देखा था हम लोगों ने रेक्टिफायर के बाद फिल्टर होता है। ठीक है। आज हम लोग फिल्टर के बाद होता है वोल्टेज रेगुलेटर। तो आज हम लोग इस वोल्टेज रेगुलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब वोल्टेज रेगुलेटर जो है, इसका काम क्या होता है? हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है ये क्या करता है? ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। क्या करता है? वोल्टेज को रेगुलेट मतलब कांस्टेंट रखता है। ठीक है। किसको? आउटपुट वोल्टेज को। कोई भी वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है या रेगुलेट करता है। ठीक है। कब करता है? तो अगर Vs मतलब सप्लाई वोल्टेज चेंज होता है तो, या फिर लोड करंट चेंज होता है तो। ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेटर is used to regulate the output voltage even if there is any change in supply voltage or any change in load current। ठीक है। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है पावर सप्लाई में सबसे लास्ट में होता है। ये वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई में यूज होता है तो इसको, उस पावर सप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड पावर सप्लाई। और अगर हम वोल्टेज रेगुलेटर नहीं यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर जो होते हैं इसके अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर के टाइप्स पढ़ने के पहले हमको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पावर सप्लाई। ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पावर सप्लाई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पावर सप्लाई। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में 4 मार्क के लिए। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पावर सप्लाई, इसमें जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक के नाम देके रहते हैं और हमको उसको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है। 1 मार्क के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक आती है। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन और अगर कोई डायग्राम है तो डायग्राम एक्सपेक्टेड होती है। ठीक है। तो 5 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में से हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं, आज पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग लाइन रेगुलेशन। ठीक है। फर्स्ट जो एप्लीकेशन होती है पावर सप्लाई की वो है लाइन रेगुलेशन। हम लोग दो एक साथ लेंगे। ये है लाइन रेगुलेशन फर्स्ट, और दूसरी होती है लोड रेगुलेशन। ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है लाइन रेगुलेशन और दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है लोड रेगुलेशन। ठीक है। अब देखो दोनों में लोड, लाइन हो या लोड हो, क्या है, क्या दिख रहा है वहां पे? रेगुलेशन बता रहा है। ठीक है। तो लाइन रेगुलेशन हो या लोड रेगुलेशन हो, ये दोनों जो होते हैं वो जो है आउटपुट के चेंजेस होते हैं। ठीक है। आउटपुट के चेंजेस मतलब इट इज नथिंग बट द चेंज इन डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो ये क्या है? इट इज अ चेंज इन डीसी रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज। दोनों को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज नथिंग बट द चेंज इन डीसी रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज का चेंज होता है। बस दोनों में जो है, दोनों में कंडीशंस अलग अलग रहेंगे। और कंडीशंस अलग अलग रहेंगे मतलब कैसा? तो लाइन रेगुलेशन अगर है तो ये रहेगा लाइन वोल्टेज का चेंज और ये रहेगा लोड करंट का चेंज। मतलब लाइन वोल्टेज जब चेंज होगा तब आउटपुट में जो चेंजेस आता है उसको बोलते हैं लाइन रेगुलेशन। और जब लोड करंट चेंज होगा तो उसके लिए आउटपुट में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं लोड रेगुलेशन। ठीक है। तो अगर इसको हमको डिफाइन करने का रहा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो कि लाइन रेगुलेशन क्या है। अब लाइन रेगुलेशन जो होता है इसको सोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं। सोर्स इफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं? सोर्स इफेक्ट। इसीलिए इसको एस आर से दिखाते हैं।
इसको LR से दिखाते हैं। ठीक है, तो लाइन रेगुलेशन क्या है कि इट इज नथिंग बट द चेंज इन डीसी रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज व्हेन लाइन वोल्टेज चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम, या फिर वैसे भी नहीं बोलेंगे हम लोग, और इसको सिंपल से लाइन में देखो क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज जो होता है ये एसी वोल्टेज होता है, मतलब दो जो हम लोग घर में यूज करते हैं 230 का वोल्टेज, उसको लाइन वोल्टेज भी बोलते हैं। तो ये जो 230 का वोल्टेज हम लोग घर में यूज करते हैं, इस वोल्टेज को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज मतलब क्या कि 240, 250, 260 या उससे कम, 220, 210, देन 200, 190, 180, 187 भी हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ये चेंज करने के लिए डिमर नाम का ट्रांसफार्मर जो है वो यूज किया जाता है। तो ये जो लाइन 230 होता है, इसके ऊपर और उसके नीचे ये जो हम लोग वोल्टेज चेंज करते हैं, जो ये लाइन जैसी लाइन वोल्टेज है 230 हमको पता है, ठीक है, तो इसके ऊपर और उसके नीचे जब लाइन वोल्टेज चेंज होगा तो एट दैट टाइम आउटपुट में क्या चेंजेस आएगा, ठीक है, आउटपुट में यहां से लेके यहां तक क्या चेंजेस आएगा उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। तो डेफिनेशन क्या बनेगी कि लाइन वोल्टेज लाइन रेगुलेशन और सोर्स रेगुलेशन इज डिफाइंड एज अ change in output voltage for a specified range of line voltage typically 230 volt। ठीक है, 230 जो होता है, इस 230 के ऊपर और नीचे जो स्पेसिफाइड रेंज रहेंगे, स्पेसिफाइड रेंज क्यों, क्योंकि हम लोग डिमर कितना कितने कैपेसिटी का लगाते हैं उस पर डिपेंड रहेगा। जैसे हमारे पास अगर 160 से लेके 260 तक चेंज करने वाला डिमर है, तो हम लोग लाइन वोल्टेज 160 से लेके 260 तक चेंज कर सकते हैं, ये स्पेसिफाइड रेंज हो गई। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि लाइन रेगुलेशन या फिर सोर्स रेगुलेशन, सोर्स इफेक्ट इज डिफाइंड एज अ change in DC regulated output voltage for a specified change of line voltage। ठीक है, ये हो गई उसकी डेफिनेशन। अब इसका अगर हमको फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला लिखना है किसका, लाइन रेगुलेशन का, लाइन रेगुलेशन का, तो उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज SR अपॉन V नॉर्म इंटू 100 और परसेंट में रहता है। ठीक है, SR मतलब सोर्स रेगुलेशन, V नॉर्म मतलब क्या होता है, नॉमिनल वोल्टेज। ठीक है, अब नॉमिनल वोल्टेज जो होता है ये नॉमिनल लोड वोल्टेज दे के रहता है प्रॉब्लम में। ठीक है, SR कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, तो SR देखो क्या रहता है, अगर लाइन वोल्टेज जो है तुम्हारा ये 200 207 से लेके, सपोज फॉर एग्जांपल 207 से लेके 253 तक चेंज हो रहा है, 203 से लेके 253 तक चेंज हो रहा है लाइन वोल्टेज। एट दैट टाइम अगर हम आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे तो वो आ रहा है 5.8 से लेके, पहले 5.8 आया, उसके बाद 5.8 से लेके वो आ रहा है 6 वोल्ट तक। ठीक है, तो SR जिसको बोलते हैं हम लोग, ये क्या आएगा, ये 6 माइनस 5.8, 6 माइनस 0.8 इक्वल्स 0.2 वोल्ट आएगा। ठीक है, 0.2 वोल्ट आएगा, राइट। तो ये ऐसे हम लोग लाइन वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब ये एक हो गई पहली कैरेक्टरिस्टिक, समझ में आई क्या, देखो मिटाती हूँ इसको। फिर से एक बार देखो लाइन वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज को क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज आल्सो नोन एज सोर्स इफेक्ट। सो क्या बोलते हैं, सोर्स इफेक्ट भी बोलते हैं, जो SR से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि source effect a line regulation is defined as a change in DC regulated output voltage। किसके लिए, पहली कंडीशन क्या है, for a specified range of line voltage। स्पेसिफाइड रेंज कहां से, टिपिकली 230 वोल्ट की स्पेसिफाइड रेंज। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि लाइन रेगुलेशन इज आल्सो कॉल्ड एज सोर्स इफेक्ट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन
डीसी रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज फॉर अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ लाइन वोल्टेज। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, उसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला कैसे, परसेंटेज एस आर इक्वल्स एस आर अपॉन वी नॉम इंटू 100%। ठीक है, वी नॉम क्या होता है, नॉमिनल वोल्टेज, एस आर क्या है, सोर्स रेगुलेशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम सोर्स रेगुलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइन वोल्टेज हम लोग 203 से लेके 253 तक चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, ये लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। इसके लिए आउटपुट वोल्टेज क्या दिखा रहा है, 5.8 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट अगर दिखा रहा है, तो एस आर इक्वल्स क्या होगा, 6 माइनस 5.8 इक्वल्स 0.2 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो ये हो गया लाइन रेगुलेशन के बारे में। अब देखेंगे हम लोग लोड रेगुलेशन। ठीक है, अब लोड रेगुलेशन जो होता है ये भी कैसे डिफाइन होता है कि इट इज अ चेंज इन डीसी रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो इसको देखो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, load regulation is defined as the change in DC regulated output voltage when load current मतलब IL, when load current changes from minimum to maximum, when load current changes from minimum to maximum। ठीक है, ये पहली लाइन हो गई डेफिनेशन की कि लोड रेगुलेशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन आउटपुट वोल्टेज व्हेन लोड करंट चेंजेस फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, दूसरा इसका फॉर्मूला, इसको लोड रेगुलेशन है तो एलआर से लिखते हैं। ठीक है, एलआर इक्वल्स, एलआर का फॉर्मूला होता है वी एन एल माइनस वी एफ एल अपॉन VFL इंटू 100 और यूनिट रहता है परसेंट। ठीक है, VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू 100%। ठीक है, थर्ड पॉइंट अभी उसका मीनिंग, VNL मींस वोल्टेज एट नो लोड एंड VFL मींस वोल्टेज एट फुल लोड। ठीक है, अब वोल्टेज एट फुल लोड एंड वोल्टेज एट नो लोड का मतलब देखो क्या होता है, इसके लिए हमको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल के लिए हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है यहाँ पे IL चेंज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग VO ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये हो गया 0 वोल्ट, ठीक है, ये 0 वोल्ट हो गया और ये आ रहा है 6 वोल्ट। ठीक है, फिर ये हमने सॉरी ये 0 लिखा, फिर 1 मिली एम्पियर लिया, ये आ गया 5 वोल्ट। ठीक है, 2 मिली एम्पियर लिया, ये आ गया 4 वोल्ट। 3 मिली एम्पियर आ गया, ये आता है 3 वोल्ट। ठीक है, इसको हम लोग बढ़ाएंगे, ये 7 अगर आता है, ये 8 आता है और ये अगर 9 आता है। ठीक है, अब देखो ये जो है, ये पहला वाला ये 0 है, मतलब ये लोड नहीं है, कुछ भी लोड नहीं लगाया हुआ है, तो इसको बोलते हैं VNL, वोल्टेज एट नो लोड। ठीक है, और ये जो होता है, अब ये IL 3 मिली एम्पियर तक ही चेंज हो रहा है, उसके आगे चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके पास वाला वोल्टेज को बोलते हैं VFL। ठीक है, तो जब IL 0 रहेगा तो उसके लिए जो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उसको बोलते हैं VFL, सॉरी VNL, वोल्टेज एट नो लोड। और IL जब मैक्सिमम रहेगा तो उसके लिए हमको जो आउटपुट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, VFL बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे दो कैरेक्टरिस्टिक, लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन की। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो है आउटपुट इम्पीडेंस की। ठीक है, पहले हो गई लाइन रेगुलेशन, दूसरी हो गई लोड रेगुलेशन, तीसरी होती है आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस, अभी इसके पहले जो हम लोगों ने लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन पढ़ा, अब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक के लिए अगर हमको लिखना है, ये तो हम लोग लिख लेंगे कि डेफिनेशन है, फॉर्मूला है, उसका मीनिंग है। ठीक है, अब अगर हम आइडियल पावर सप्लाई के बारे में सोचते हैं, ठीक, तो आइडियल पावर सप्लाई जो होता है उसके लिए लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन जो है वो मिनिमम चाहिए। राइट, तो क्या लिखेंगे हम लोग लास्ट में कि
फॉर एन आइडियल पावर सप्लाई लाइन रेगुलेशन एंड लोड रेगुलेशन शुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, अब तीसरा आता है आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, अब आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है इसको जेड से जनरली लिखते हैं, पर यहाँ पे स्मॉल आर से लिखते हैं। मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ, आर आउट मतलब आउटपुट इम्पीडेंस। तुमको मैंने इसके पहले वाले क्लास में बताया था कि इम्पीडेंस मींस नथिंग बट द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इम्पीडेंस को भी आर से ही दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है आर आउट, किसके लिए? क्लोज लूप के लिए। ठीक है, क्लोज लूप गेन के लिए आर आउट जो होता है ये होता है आर आउट मतलब आउटपुट इम्पीडेंस अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा, 1 प्लस ए इंटू बीटा। ठीक है, जहां पे आर आउट क्या है? आउटपुट इम्पीडेंस है, ए क्या होती है? गेन है, और बीटा क्या है? फीडबैक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये जो है इसका बहुत ज्यादा डिटेल में हमको सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, इसलिए एग्जाम में भी कम पूछते हैं। तो इसमें 2 या 3 ही पॉइंट हमको लिखना है। पहले तो आउटपुट इम्पीडेंस का फॉर्मूला। ठीक है, आर आउट सीएल का मतलब क्या होता है? क्लोज लूप, मतलब क्लोज लूप टाइप के सर्किट के लिए, क्लोज लूप गेन के लिए आर आउट जो होता है वो होता है आर आउट अपॉन 1 प्लस ए इंटू बीटा, वेयर ए मीन्स गेन एंड बीटा मीन्स फीडबैक फ्रैक्शन। राइट, अब अगर हम आइडियल पावर सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है, तो आइडियल पावर सप्लाई के लिए आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है वो कम रहना चाहिए एट लो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट हम लोग, ये तो एक पहला हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करेंगे? फॉर या फिर आउटपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस शुड बी वेरी स्मॉल एट लो फ्रीक्वेंसीज। ये जो होता है आउटपुट इम्पीडेंस आइडियल पावर सप्लाई के लिए, ये छोटे फ्रीक्वेंसी पे बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या बोल प्रैक्टिकली पावर सप्लाई के बारे में सोचते हैं तो वो जनरली आता है मिली ओहम्स में आता है। प्रैक्टिकली वो कितना आता है? मिली ओहम्स में। ठीक है, ये 3 पॉइंट तुमको नोट करना है। राइट, तो क्या देखे हमने आउटपुट इम्पीडेंस के बारे में। ठीक है, आउटपुट इम्पीडेंस का पहला पॉइंट क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट उसका फॉर्मूला। ठीक है, ए मतलब गेन एंड बीट, ये क्या है? बीटा मतलब फीडबैक फ्रैक्शन होता है। तो आइडियली हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस जो होता है उसके लिए क्या लिखेंगे कि आउट फॉर एन आइडियल पावर सप्लाई आउटपुट इम्पीडेंस शुड बी वेरी स्मॉल एट लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी पे ये बहुत कम आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो बहुत कम नहीं आता है, वो कुछ मिली ओहम्स में दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट इम्पीडेंस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है रिपल रिजेक्शन। रिपल रिजेक्शन। ठीक है, अब रिपल रिजेक्शन को आर से भी लिखते हैं। अब हम लोगों को पता है कि रिपल क्या होता है, तो रिपल क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। रिपल्स क्या इंडिकेट करता है? चेंज इन इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो अगर हम आइडियल पावर सप्लाई की बात करेंगे तो आइडियल पावर सप्लाई क्या होना चाहिए? ऐसा आइडियल पावर सप्लाई में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि जो रिपल्स अगर आते हैं पावर सप्लाई में तो उसको रिजेक्ट करें। ठीक है, तो ये जो होता है रिपल रिजेक्शन, ये जनरली डेसिबल में दिखाया जाता है। इसका यूनिट जो होता है वो डेसिबल रहता है। ये क्या दिखाता है? इट शोज द चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो हम लोग एक और पॉइंट इसमें नोट कर सकते हैं कि इट शोज चेंज इन इनपुट वोल्टेज। चेंज इन इनपुट वोल्टेज ये क्या दिखाता है? इनपुट वोल्टेज में जो चेंज आता है वो दिखाता है, और जनरली ये किस में रहता है? डेसिबल में रहता है। ठीक है, अब इसके लिए जो है ज्यादा तो कैरेक्टरिस्टिक हम ज्यादा जो है डिटेल में हमको लिखना नहीं है, तो एक थर्ड पॉइंट जो होता है उसका वर्क क्या करता है, ये क्या रहना चाहिए। ठीक है, तो रिपल रिजेक्शन अगर आता है एग्जाम में तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रिपल रिजेक्शन इज डिनोटेड बाय आर। ठीक है, इट इज जनरली मेजर्ड इन डीबी मतलब डेसिबल। ठीक है, और इट इंडिकेट्स और इट इज इक्विवेलेंट टू द
चेंजेस इन इनपुट वोल्टेज। रिपल क्या दिखाता है, इनपुट वोल्टेज में जो चेंज रहता है वो इंडिकेट करता है। और आइडियल पावर सप्लाई कैसा होना चाहिए, आइडियल पावर सप्लाई में ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिसमें अगर रिपल आता है तो वो रिपल को क्या करे, रिजेक्ट करे। ठीक है, तो ये हो गया रिपल रिजेक्शन। अब लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अब ये ओवरलोड प्रोटेक्शन क्या होता है, देखो कि अगर पावर सप्लाई में ओवरलोडिंग होती है, ठीक है, अब ओवरलोडिंग क्यों होती है, तो अगर सर्किट में किसी रीजन की वजह से या बाय मिस्टेकली पॉजिटिव टर्मिनल अगर नेगेटिव टर्मिनल को टच हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट हुआ करके बोलते हैं। अगर ऐसा शॉर्ट होता है तो क्या होता है, बहुत सारा ड्रेन करंट जो है, बहुत सारा करंट जो होता है वो सर्किट में से या पावर सप्लाई में से ड्रेन होता है, मतलब बाहर निकलता है, जिसकी वजह से पूरा सर्किट जो है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आइडियली जो है पावर सप्लाई कैसे होना चाहिए, ओवरलोड प्रोटेक्टेड। मतलब अगर ऐसी कंडीशन आती है, ओवरलोडिंग होती है, शॉर्ट होता है, तो पावर सप्लाई जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए उसमें ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी फैसिलिटीज को क्या क्या रहती है, तो उसमें एक तो हीट सिंक या फिर दूसरा होता है करंट लिमिटिंग सर्किट। करंट लिमिटिंग सर्किट या फिर हीट सिंक नाम के सर्किट होते हैं जो पावर सप्लाई में यूज किए जाते हैं, पावर सप्लाई को अटैच किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इतना ही इसमें लिखना है, कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं रहता है इसमें। ठीक है, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि पावर सप्लाई में अगर पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे को टच हो गए तो क्या होता है, तो सर्किट में शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारा करंट जो होता है वो बाहर निकलता है सर्किट के और पूरे सर्किट को या फिर पूरे पावर सप्लाई को डैमेज कर देता है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए आइडियल पावर सप्लाई शुड बी ओवरलोड प्रोटेक्टेड। और ये ओवरलोड प्रोटेक्टेड कैसे रहता है, तो हीट सिंक या करंट लिमिटिंग सर्किट जो होता है ये पावर सप्लाई में अटैच रहता है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई क्या रहता है, ओवरलोड प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, प्रैक्टिकली डिपेंड करता है कि हमको लगाना है या नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हो गई 5 कैरेक्टरिस्टिक आइडियल पावर सप्लाई की। आया समझ में, कौन सी 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हमने, पहले पढ़े लाइन रेगुलेशन, दूसरी पढ़े लाइन रेगुलेशन क्या होता है, आउटपुट का चेंज होता है फॉर अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ लाइन वोल्टेज। लोड रेगुलेशन क्या होता है, वो भी आउटपुट का चेंज होता है जब लोड करंट मिनिमम से मैक्सिमम चेंज होता है। आउटपुट इंपीडेंस कैसा रहता है, बहुत छोटा रहना चाहिए एट लो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद रिपल रिजेक्शन जो होता है वो डीबी में दिखाया जाता है, वो भी पावर सप्लाई में भी वो रिपल रिजेक्टेड की क्वालिटी होनी चाहिए। ओवरलोड प्रोटेक्शन देखा हमने कि हीट सिंक या फिर करंट लिमिटिंग टेक्निक नाम के सर्किट अगर हम अटैच करते हैं तो पावर सप्लाई हमारा ओवरलोड से प्रोटेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पावर सप्लाई। अभी हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम क्या बोल रहे थे कि वोल्टेज रेगुलेटर। वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर जो होते हैं इसके पहले भी पढ़े हैं, 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन से 3 टाइप होते हैं, एक होता है जीनर रेगुलेटर, दूसरा होता है आईसी वोल्टेज रेगुलेटर और तीसरा होता है ट्रांजिस्टराइज्ड वोल्टेज रेगुलेटर। ये हम लोगों ने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ी है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, जीनर रेगुलेटर, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर और उसके बाद ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो हम लोग अभी पहले पढ़ने वाले हैं आज जीनर वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर वोल्टेज रेगुलेटर, जीनर वोल्टेज रेगुलेटर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको 2 टॉपिक पढ़ना है और इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जीनर। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, जीनर डायोड। जीनर डायोड,
पहले हम क्या पढ़ेंगे, अब जीनर वोल्टेज रेगुलेटर किसको हम लोग बोलते हैं, ऐसा वोल्टेज रेगुलेटर जिसमें जीनर डायोड यूज किया जाता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीनर वोल्टेज रेगुलेटर पढ़ने के पहले हम क्या पढ़ेंगे, जीनर डायोड पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीनर डायोड का सिंबल देखो, ये इसका सिंबल है। ठीक है, जीनर डायोड का ये सिंबल होता है। उसके बाद जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड पॉइंट हम लोग देखेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ये होती है ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रीजन, ये है ब्रेक डाउन रीजन, और इसको बोलते हैं लीकेज रीजन, लीकेज रीजन। ठीक है, फॉरवर्ड रीजन, लीकेज रीजन और ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, अब और फिर यहाँ इस वोल्टेज को बोलते हैं वी जेड। ठीक है, अब ये पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जीनर डायोड क्या होता है, जीनर के स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं, रेटिंग्स क्या होती है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि जीनर वोल्टेज रेगुलेटर कैसे एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है। ठीक है, अब देखो जीनर डायोड जो होता है, हम लोगों ने इसके पहले नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पढ़े। पीएन जंक्शन का सिंबल तुमको पता होगा, पीएन जंक्शन डायोड का इस टाइप में रहता है, बराबर है। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, ये जिनर डायोड का सिंबल है, बस यहाँ पे चेंजेस है। तो जिनर डायोड जो होता है, ठीक है, जिनर डायोड ये है बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, जिनर डायोड जो होता है ये इट इज नथिंग बट अ बेसिकली अ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, बट हेवीली डोप्ड होता है। ठीक है, तो जिनर डायोड के बारे में हम लोग फर्स्ट लाइन क्या बोल सकते हैं कि जिनर डायोड इज बेसिकली अ हेवीली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। दूसरी बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिनर डायोड एंड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए हमने पढ़ा था कि ये जो है इसको बायसिंग करनी पड़ती है, या इसको भी हमको बायसिंग करनी पड़ेगी। अब बायसिंग का मतलब क्या बताया था कि कनेक्टिंग डायोड विथ बैटरी इज नोन एज बायसिंग। हम लोग जब डायोड को बैटरी के साथ लगाते हैं या ज्वाइन करते हैं तो इसको हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बायसिंग करना बोलते हैं, बराबर है। अब ये पीएन जंक्शन डायोड में हमने पढ़ा है कि ये जो है पीएन जंक्शन डायोड ये सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, बराबर है। अगर हम इसको रिवर्स बायस में लगा देंगे तो ये वर्क नहीं करता, इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। ये हमको पीएन जंक्शन के बारे में पता है। ठीक है ना, कि पीएन जंक्शन डायोड जो होता है ये क्या करता है, ये फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। रिवर्स में अगर हम उसको लगाएंगे तो वो रिवर्स बायस में काम नहीं करता है। लेकिन जिनर डायोड जो है ये उल्टा है। उल्टा मतलब, उल्टा भी नहीं बोलेंगे हम लोग, ये दोनों बायसिंग में काम करता है। मतलब अगर तुमने जिनर डायोड को सीधा लगाया तो भी वो काम करेगा, अगर हमने उसको उल्टा लगाया तो भी काम करेगा। मींस जिनर डायोड वर्क्स इन फॉरवर्ड बायसिंग एज वेल एज इन रिवर्स बायसिंग। ठीक है, लेकिन जब हम उसको बायसिंग में लगाएंगे तो उसके काम बदल जाएंगे, समझ में ना, उसके क्या होंगे, काम बदल जाएंगे। मतलब अगर इसको हमने फॉरवर्ड बायस में लगाया तो ये बनता है पीएन जंक्शन डायोड, और हमने उसको रिवर्स बायस में लगाया तो वो बनता है जिनर डायोड। है क्या समझ में, कि अगर हमने उसको फॉरवर्ड बायस में लगाया तो वो वर्क करेगा एज अ पीएन जंक्शन डायोड, और अगर हमने उसको रिवर्स बायस को लगाया तो वो काम करेगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, अब ये कैसे देखो, पीएन जंक्शन डायोड जो होता है इसका काम क्या होता है, हमने रेक्टिफायर में पढ़ा था। रेक्टिफायर में हम पीएन जंक्शन डायोड को यूज करते हैं। उस पीएन जंक्शन डायोड ने रेक्टिफायर में क्या किया था, तो रेक्टिफायर ने उसमें एसी को डीसी में कन्वर्ट किया था। ठीक है, इसका मतलब अगर हम जिनर को फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो जिनर डायोड क्या बनेगा, एज अ रेक्टिफायर करके काम करेगा, या क्या क्या बनेगा, रेक्टिफायर बनेगा। तो जिनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में लगाएंगे तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, मतलब वो रेक्टिफायर बनेगा। और अगर हम उसको रिवर्स में लगाएंगे तो वो क्या करेगा, वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, मतलब वो हमको कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज देगा अगर लोड करंट में या सप्लाई वोल्टेज में कुछ चेंजेस आते हैं तो भी। ठीक है,
तो ये उसका सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक है। अब ये जो है फॉरवर्ड रीजन, लीकेज रीजन और ब्रेकडाउन रीजन, तो जिनर डायोड जो होता है ये तीन अलग अलग रीजन में काम करता है, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड रीजन, लीकेज रीजन और ब्रेकडाउन रीजन। जब हम इस जिनर डायोड को सीधा लगाते हैं, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में लगाते हैं, तो वो एज ए रेक्टिफायर करके काम करता है। और उस कंडीशन में अगर हमने उसका वोल्टेज और करंट मेजर किया और उसका अगर हमने ग्राफ बनाया तो ये ऐसे आता है, जैसे पीएन जंक्शन डायोड का ग्राफ आता है वैसे ही। तो ये फॉरवर्ड बायस में रहता है, इसलिए इस रीजन को फॉरवर्ड रीजन बोलते हैं। जब हम जिनर को रिवर्स बायस करते हैं, रिवर्स कनेक्शन करते हैं उसके लिए, और हम वोल्टेज और करंट जो है उसका अगर हम रीडिंग लेते हैं तो हमको ये ऐसा ग्राफ मिलता है रिवर्स। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। एंड द रीजन बिटवीन ब्रेकडाउन एंड फॉरवर्ड इज नोन एज लीकेज रीजन। दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, लीकेज रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ये 3 मार्क के लिए सेपरेट क्वेश्चन आता है कि राइट द सिंबल ऑफ जिनर डायोड एंड एक्सप्लेन द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अलग से आएंगे सेपरेट, जिनर डायोड का सिंबल ड्रॉ करो और उसका जो है ये ग्राफ एक्सप्लेन करो, जिसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वी मतलब वोल्टेज एंड आई मतलब क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। तो ये एक हो गया जिनर डायोड के बारे में। उसके बाद जिनर के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसको स्पेसिफिकेशन भी बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ जिनर डायोड, ठीक है, जिसको हम लोग रेटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो रेटिंग जो है, जैसे इसको फॉर्मूले हम लोग बोलेंगे, सेकंड पॉइंट जो है वो है रेटिंग, रेटिंग ऑफ जिनर डायोड, रेटिंग ऑफ जिनर डायोड। तो पहला फॉर्मूला रेटिंग मतलब उसके फॉर्मूले लिखने हैं हमको। पहला आता है पावर डिसिपेशन, जिसको लिखते हैं पीजेड से, ठीक है। पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होगा, आई जेड इंटू वी जेड। हमको पता ही है पावर जो होता है, कोई भी पावर इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, ठीक है। पावर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज होता है। ये जिनर का है इसलिए हमने पीजेड, आई जेड और वी जेड लिखा, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा भी लिख सकते हैं, आई जेड है मतलब इसी से लिख सकते हैं मैक्सिमम करंट रेटिंग या मैक्सिमम करंट रेटिंग सेकंड। इसका फॉर्मूला क्या होगा, आई जेड एम इक्वल्स पी जेड अपॉन वी जेड। यही इसको इधर लेके गए उसको उधर लेके गए तो पी जेड अपॉन वी जेड होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा स्पेसिफिकेशन, ठीक है। तीसरा स्पेसिफिकेशन हम लिख सकते हैं पावर डिसिपेशन, और तीसरा नहीं वैसे तो है नहीं सिलेबस में, ठीक है, दो ही लिखो, रेटिंग्स ऑफ जिंदर डायोड। ये एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन रेटिंग ऑफ जिंदर डायोड लिखने के लिए नहीं आता है, लेकिन इसके फॉर्मूले जो है हमको न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जिंदर डायोड के बारे में, ठीक है। जिंदर डायोड का सिंबल देखे हम लोगों ने, सिंबल के बाद उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ देखे, और फिर हमने क्या देखा, मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ जिंदर डायोड, जिसमें हमने पावर का फॉर्मूला देखा जिंदर के, और करंट का फॉर्मूला देखा, ठीक है। अब जो है अब हम लोग देखेंगे जीनर एज वोल्टेज, मेन टॉपिक देखेंगे हम लोग, जीनर वोल्टेज रेगुलेटर। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए। एक्सप्लेन जीनर एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है।
ये हो गई सर्किट डायग्राम जीनर वोल्टेज रेगुलेटर की, ठीक है। अब हमने अभी बोला था कि वोल्टेज रेगुलेटर क्या देगा हमको, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट देगा, ठीक है। कब वोल्टेज कांस्टेंट देता है आउटपुट, जब दो चीजों में चेंजेस आते हैं तो, दो चीजों में कौन सा, वीएस चेंज होता है तो और आईएल चेंज होता है। तो डायग्राम में हमको कहा दिख रहा है, ये वीएस मतलब सप्लाई वोल्टेज, और दूसरा कौन सा, ये आईएल। ये दोनों में अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो जिनर वोल्टेज, जिनर डायोड हमको आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट देगा। तो पहले हम लोग डायग्राम समझ लेंगे। ये यूपीएस क्या है, तो ये है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, ठीक है। अब पावर सप्लाई की अगर डायग्राम तुम लोग याद करोगे तो वोल्टेज रेगुलेटर के पहले क्या आता है, पहले आता है फिल्टर, उसके पहले रेक्टिफायर, उसके पहले आता है ट्रांसफार्मर। तो ये तीनों को अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेटर जो है इट इज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ पावर सप्लाई। हम लोग विदाउट वोल्टेज रेगुलेटर से भी पावर सप्लाई बना सकते हैं, और अगर हम पावर सप्लाई में रेगुलेटर नहीं लगाते हैं तो उसको हम लोग अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट एक बॉक्स बना के हम लोग अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई दिखा सकते हैं, जिसमें क्या क्या आएगा, इसमें आएगा ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और फिल्टर आएगा। फिर यहाँ से जो वोल्टेज निकलेगा वो रहेगा सप्लाई वोल्टेज फॉर रेगुलेटर, फॉर जिनर वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है। तो जिनर वोल्टेज रेगुलेटर के लिए सप्लाई वोल्टेज क्या रहेगा, ये वीएस रहेगा, ठीक है। और ये इनपुट वोल्टेज कहाँ से आएगा, तो ये मेन से मिलेगा हमको, ठीक है। अब इसका जो वर्किंग है, जैसे वीएस मतलब सप्लाई वोल्टेज, आरएस मतलब सीरीज रेजिस्टर बोलते हैं या फिर सप्लाई रेजिस्टर भी बोलते हैं, आईएस मतलब सप्लाई करंट, आईजेड मतलब जिनर करंट, वीजेड मतलब जिनर वोल्टेज, आईएल मतलब लोड करंट और आरएल मतलब लोड रेजिस्टर, ठीक है। तो इसकी वर्किंग अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो इसकी वर्किंग हमको दो पार्ट में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। पहला कौन सा, वीएस, चेंज इन वीएस या वेरिएशंस, वेरिएशंस इन वीएस, ठीक है। हमको क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वीएस अगर चेंज होता है तो हमको आउटपुट वोल्टेज कैसे कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। अब ये वीएस जो चेंज होता है, ठीक है, वीएस चेंज होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक तो वीएस बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके पहले पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे, इफ वीएस इंक्रीजेस, अगर वीएस चेंज इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। हमको क्या दिखाना है इसमें कि वीएस बढ़ गया तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट कैसे मिलेगा, और वीएस अगर कम हो गया तो हमको आउटपुट वोल्टेज फिर भी कांस्टेंट कैसे मिलेगा, हमको ये एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक में, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे जिंदर डायोड लगाया हुआ है। अब एक जो कैरेक्टरिस्टिक है जिनर डायोड की कि व्हाई इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो जिनर में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है खास जिसकी वजह से वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जिनर डायोड के थ्रू जो करंट फ्लो होता है वो अगर चेंज भी होता है, मतलब कम होता है, ज्यादा होता है, तो भी उसके अक्रॉस का आउटपुट वोल्टेज जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये जो आईजेड इसके थ्रू फ्लो हो रहा है वो अगर चेंज भी होता है, कम ज्यादा भी होता है, तो भी हमको वीजेड कांस्टेंट मिलता है, कि ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और वीजेड अगर कांस्टेंट मिलता है तो अपने हमको वीडीसी कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि वो पैरेलल में लगाए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसी की वजह से जिनर डायोड जो होता है वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर करके यूज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वीएस इंक्रीज होता है तो क्या होगा। अभी वीएस बढ़ गया, ठीक है। अब वीएस बढ़ गया तो क्या होगा, आईएस बढ़ेगा, बराबर है, क्योंकि ये बढ़ गया तो इसके थ्रू निकलने वाला करंट भी बढ़ेगा, बराबर है। अब देखो यहाँ पे आईएस जो है, ये आईएस कैसे बना हुआ है, आईएस जो है यहाँ से आया हुआ है और कुछ आईजेड की तरफ गया हुआ है और कुछ आईएल की तरफ गया हुआ है, ठीक है ना। तो आईएस इक्वल्स क्या होगा, आईजेड प्लस आईएल होगा, बराबर है। अब ये जो आईएल है ये किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, आरएल के थ्रू फ्लो हो रहा है। तो हमेशा याद रखना कि आरएल जब चेंज हो, आरएल कब चेंज होगा, अगर आरएल चेंज होगा तो ही, ठीक है ना। आरएल कब चेंज होगा, जब आरएल चेंज होगा तो ही, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। V इक्वल्स आर जो है I इंटू आर, तो V इक्वल्स क्या होता है, I इक्वल्स V बाय आर होता है। तो I कब बढ़ेगा, जब R कम होगा,
I कब कम होगा, जब R बढ़ेगा। तो ये IL जो होता है इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन RL, ये RL पे ही डिपेंड रहेगा। RL कम ज्यादा होता है तो ही IL चेंज होगा, अदरवाइज वो कांस्टेंट रहेगा। अब इस केस में देखो हम क्या चेंज कर रहे हैं, VS चेंज कर रहे हैं, हम लोग RL चेंज नहीं कर रहे हैं। तो RL चेंज नहीं कर रहे हैं तो IL भी चेंज नहीं होगा। तो इस केस में क्या रहेगा, IL कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो ये इस पे इफेक्ट नहीं कर रहा है, ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, बराबर है। तो IL कांस्टेंट रहेगा। अब VS हमने बढ़ा दिया है, बराबर है। अब VS बढ़ा देंगे हम लोग तो क्या होगा, जैसे ही VS बढ़ जाता है तो क्या क्या बढ़ेगा, देखो VS जब इंक्रीज होता है तो जीनर डायोड के थ्रू जो करंट पास हो रहा है वो क्या होता है, वो डिक्रीज हो, वो क्या होता है, वो भी इंक्रीज होगा। मतलब VS अगर चेंज हो रहा है तो IS क्या होगा, IS भी बढ़ेगा, बराबर है। अब IS बढ़ेगा, ठीक है, IS बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, IZ भी बढ़ेगा, क्योंकि ये देखो IS इक्वल्स IZ प्लस IL है, IL उतना ही है, कांस्टेंट है, ठीक है। और अगर अभी ये बढ़ गया, ठीक है ना, ये बढ़ गया, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये जो है ये 10, इसकी वैल्यू 10 एम्पियर है, ये 5 और प्लस ये 5 ऐसे करके है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने IS को बढ़ाया, हमने 20 एम्पियर कर दिया, ठीक है। IL 5 ही रहेगा, IL 5 ही कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं। तो बढ़ेगा कौन, फिर 20 लाने के लिए बढ़ेगा कौन, ये 5 से के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, मतलब ये बढ़ेगा। तो इसका मतलब IS अगर बढ़ जाता है तो कौन कौन बढ़ेगा, IZ भी बढ़ेगा। IS अगर बढ़ता है तो कौन बढ़ेगा, IZ बढ़ेगा, और कांस्टेंट कौन रहेगा, IL कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। VS अगर बढ़ जाता है तो IS भी बढ़ेगा, ठीक है, IZ भी बढ़ेगा, लेकिन IL क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखो अब IZ जो है ये बढ़ रहा है, हमने अभी बोला है कि इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट बढ़ेगा, लेकिन कांस्टेंट को VZ क्या रहेगा, जैसे कि वैसा ही रहेगा, VZ उतना ही मिलेगा हमको। अब VZ कांस्टेंट मिलेगा हमको तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज भी हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया पहला। उसके बाद सेकंड क्या होगा, अगर हमने इफ VS डिक्रीजेस, VS को हमने क्या किया, डिक्रीज किया, तो क्या होगा, अगर अभी यहाँ पे VS डिक्रीज हुआ तो IS भी डिक्रीज होगा, बराबर है। IS डिक्रीज होगा तो क्या होगा, IZ भी डिक्रीज होगा, IZ डिक्रीज होगा तो लेकिन IL क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, IL कांस्टेंट रहेगा, लेकिन VZ क्या रहेगा, VZ भी कांस्टेंट रहेगा। अब VZ कांस्टेंट रहेगा तो हमको आउटपुट वोल्टेज भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, बराबर है। तो ये होता है VZ में, VS में वेरिएशन आए तो क्या होता है, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट, आगे समझ में, ठीक है। हमने क्या बोला है, VS बढ़ेगा तो IS बढ़ेगा, IZ भी बढ़ेगा, IL कांस्टेंट रहेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये कम होगा और ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट वेरिएशन इन VS में। दूसरा जो है, दूसरा क्या है, वेरिएशन इन लोड करंट, वेरिएशंस इन लोड करंट, IL चेंज होता है तो इसमें भी हमको दो पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। IL कम होता है तो क्या होगा, IL बढ़ेगा तो क्या होगा। जैसे हमने पहले लिया IL अगर बढ़ता है तो, ठीक है। अब देखो हमने बोला है कि IL बढ़ेगा तो IL किस पे डिपेंड रहता है, RL पे रहता है। अब अगर हमको IL बढ़ाना है तो RL को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, RL की वैल्यू हम कम करेंगे, RL कम करेंगे तो ही IL बढ़ेगा। अब इस केस में IS क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि IS किस पे डिपेंड है, VS पे। हम लोग VS चेंज नहीं कर रहे हैं तो IS भी चेंज नहीं होगा, तो IS क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, बराबर है। अब IL अगर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, IL क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। IL अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, जब हम लोग IL को इंक्रीज करते हैं तो लोड करंट डिक्रीज हो रहा है, तो IL को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो IZ क्या होगा, डिक्रीज होगा, बराबर है। IZ क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे IZ क्या होगा, डिक्रीज होगा। और IZ डिक्रीज भी होता है तो भी VZ कांस्टेंट रहेगा, और VZ कांस्टेंट मिलता है तो हमको आउटपुट वोल्टेज भी क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। वैसे ही अगर हम दूसरा लेते हैं, दूसरे में क्या होगा, IL कम होगा, IL अगर कम होगा तो RL क्या होगा, बढ़ेगा,
लेकिन IS क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बराबर है। और IZ क्या होगा, बढ़ेगा, बराबर है। अब IZ बढ़ गया, IZ बढ़ेगा तो भी VZ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और VZ कांस्टेंट रहेगा तो हमको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे जो है दो पार्ट में इसका वर्किंग हमको एक्सप्लेन करना है कि VS बढ़ गया कम हो गया तो क्या होगा, IL कम हो गया या बढ़ गया तो क्या होगा। याद रखना कि जब हम VS को चेंज करते हैं तो IL कांस्टेंट रहेगा, IL को चेंज करते हैं तो VS और इनकेस IS जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ये इसकी थ्योरी हो गई कि क्या कम होता है तो क्या बढ़ेगा। अब हम उसको, इसके फॉर्मूले होते हैं दो फॉर्मूले, 2 से 3 फॉर्मूले, वो फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स के लिए हमको काम में आते हैं। पहला फॉर्मूला जो है RS का, VS माइनस VZ अपॉन IS, ये पहला फॉर्मूला है, VS माइनस VZ अपॉन RS, ठीक है। जिनर में जो हमको, और दूसरा फॉर्मूला है IS, अगर हमको फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, VS माइनस VZ अपॉन RS होगा, ठीक है। इसी को उधर उसको इधर लेके आएंगे तो तीसरा फॉर्मूला है IS इक्वल्स IZ प्लस IL। ये 3 फॉर्मूले जो है हमको याद रखना है, जिसके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये जीनर वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़े, हम लोगों ने देखा आज कि वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है वो क्या काम करता है, फिर हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है आइडियल पावर सप्लाई की, फिर हम लोगों ने जीनर वोल्टेज रेगुलेटर के 3 टाइप देखे, उसमें से हमने जीनर वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो कंप्लीट कर लिया। ये एग्जाम में बहुत बार आता है क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर किसको बोलते हैं, आईसी वोल्टेज रेगुलेटर किसको बोलते हैं, और उसके न्यूमेरिकल्स जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।